Today we will be talking about income tax, sales tax, excise, customs, and provident fund, right? So you might जी have be familiar with the term income tax. ये word आपने इस term आपने सुनी होगी. तो what have you understood by income tax? Income tax is actually a tax that is imposed on the income of an individual or an entity. Entity means an organization. And it varies with the respective incomes or profits. And it is on the taxable income. So, suppose I will talk about an individual up to, because it keeps on changing according to the rules laid down by the government. So income tax slabs also change. So suppose I talk about an individual up to the income of 2,50,000, he does not need to pay any tax. But once the income exceeds that amount, then he or she is supposed to pay tax. तो फिर ये सालाना कैलकुलेट किया जाता है, एक साल की इनकम कितनी है आदमी की, तो फिर उसको उसी हिसाब से टैक्स लगता है. और इसमें फिर डिफरेंट स्लैब्स होते हैं. सपोज जैसे मैंने बोला कि अगर किसी की इनकम 2.5 लाख तक है एक साल में, तो उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन फिर उसके बाद जब उसकी इनकम एक्सीड होती है तो फिर उसको टैक्स लगता है. दैट इज़ कॉल्ड इनकम टैक्स. तो पहले 10% लगता है, उसके बाद 20% लगता है, उसके बाद 30% लगता है. तो ये डिपेंड करता है कि जब इनकम ज़्यादा बढ़ती है तो उसके साथ साथ इनकम टैक्स की स्लैब भी बढ़ जाती है. ये इसलिए रखा गया है ताकि सपोज जैसे मैंने बोला कि अप टू 2,50,000 जिसकी साल में इनकम है, तो उसको एज सच इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ये गवर्नमेंट कंसिडर करती हैं कि इसको तो उतनी ज़्यादा आमदनी नहीं है कि उसको हम टैक्स चार्ज करें, क्योंकि उतना तो उसको खर्चा लगेगा अपनी फैमिली पे, खुद पे. तो वो दूसरों को, मतलब जो ये इनकम टैक्स होता है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा. जैसे हम इस्लामिक सिस्टम में आपने सुना होगा ज़कात होती है ना? तो किसको चढ़ती है ज़कात? कौन देता है ज़कात? जिसके पास, सर जिसके पास ज्यादा. हाँ, जिसके पास ज़्यादा होगा, राइट. सो आर वी कनेक्टेड? सो जिसके पास ज़्यादा होगा, मतलब जितनी आप उसको अपनी खुद की ज़रूरतें पूरी करके जो उसके पास एक्स्ट्रा है उसी पे ज़कात चढ़ता है, इज़न्ट इट? अगर किसी के पास ज़्यादा नहीं है, उसको उतना ही है जिससे वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, क्या उसे ज़कात देने की ज़रूरत है? नो सर. नहीं. इसी तरीके से इनकम टैक्स भी होता है. जब किसी की इनकम उतनी ही है जिससे वो अपनी नीड्स फुलफिल कर सके, तो उसको भी एज सच इनकम टैक्स लगता नहीं है. लेकिन जब ये इनकम बढ़ जाती है और उसी प्रपोर्शन से ये टैक्स भी बढ़ता है, जैसे मैंने बोला 10%, जब बहुत ज़्यादा और बढ़ती है इनकम 20% लगता है, फिर उसके आगे 30%. तो ये एक्चुअली
क्योंकि जब इनकम बढ़ जाती है तो फिर गवर्नमेंट को भी पता होती है कि अब इस शख्स को कैपेसिटी है कि ये इनकम टैक्स दे सकता है। और वो जो इनकम टैक्स है वो किस काम फिर आता है, वो जाता है गवर्नमेंट ट्रेजरीज में, मतलब गवर्नमेंट के खजाने में जाता है। फिर जो मुख्तलिफ स्कीम्स होती हैं, जैसे आप देखते हैं कुछ स्कीम्स के बारे में जिसके बारे में आपने सुना होगा, जैसे एक स्कीम है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। फिर आप देखते हैं कि उस स्कीम, उस जुमरे में जो लोग आते हैं उनको सपोज राशन डिपो से वो राइस लाएंगे, तो अगर राइस की रेट है सपोज 15 रुपया किलो, उनको मिलता है 3 रुपए किलो। तो क्योंकि वो जो बाकी सपोज अगर 12 या 15 मार्केट रेट है और 12 रुपया डिफरेंस है, तो वो 12 रुपया इसी इनकम टैक्स के पैसे से कॉम्पेंसेट किया जाता है, तभी उसको वो सस्ते में मिल जाता है। या इसी तरीके से सपोज हाउसिंग योजना है, जिसमें ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, उन लोगों के लिए छोटे छोटे घर बनाए जिनके पास घर नहीं है, जो सपोज सड़कों पर रहते हैं, जिनको अपना छत नहीं है, अपना घर नहीं है। तो उन लोगों के लिए जो घर बनेंगे तो उसको पैसा चाहिए, और वो पैसा सरकारी ट्रेजरी से आता है, और सरकारी ट्रेजरीज में यही पैसा जाता है सपोज इनकम टैक्स से। या बाकी तो इनकम टैक्स भी एक सोर्स है, जो ट्रेजरीज होते हैं गवर्नमेंट की, जो खजाने होते हैं, उसमें ये पैसा जाता है, फिर उस पैसे से ये काम किए जाते हैं। तो या इसी तरीके आप देख सकते हैं सपोज गैस के चूल्हे उन लोगों को दिए जाते हैं फ्री में जिनको कैपेसिटी नहीं है कि वो मार्केट से परचेज कर सके। तो उनके लिए एक सुविधा, एक फैसिलिटी है, गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है जिसके तहत उनको फ्री गैस कनेक्शंस दिए गए। तो इसमें फिर ये पैसा यूज़ होता है। तो अगर टैक्स पेयर सिंसियरली ये इनकम टैक्स देगा, सिंसियरिटी के साथ उसको ये लगेगा कि हाँ ये टैक्स किसी अच्छे काम में ये पैसा लगेगा, तो वो भी ये पैसा खुशी खुशी से दे सकता है। इसमें ये नहीं है कि अब टैक्स नहीं देना है। जिसके पास इनकम है वो उस हिसाब से टैक्स देगा, तो उसमें ठीक ही बात है। तो ये चीज़ जो है, इसके लिए बाज़ाब्ता प्रोसीजर्स होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स होते हैं, जिससे अब पता चलता है कि किसकी इनकम क्या है और उसको उस इनकम पे लगभग कितना टैक्स लगता है। तो वो चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट करते हैं, पूरा रिकॉर्ड रखते हैं इस टैक्स का, और फिर ये भी पता चलता है कि टोटल टैक्स कितना आया। तो इसी तरीके से इनकम टैक्स कंपनीज पे भी लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स जिसे कहते हैं। वहाँ पे, यहाँ पे हम इंडिविजुअल इनकम की बात कर रहे थे, वहाँ पे कंपनी की इनकम की बात करते हैं। तो उनके जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं कंपनीज के, उस पे टैक्स देते हैं वो। कंपनी की इनकम कितनी है, कॉर्पोरेट टैक्सेस, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और वो अमाउंट भी ऐड करता है जो ये ट्रेजरीज हैं गवर्नमेंट की, उसमें काफ़ी पैसा लाता है, और उसकी वजह से काफ़ी काम होते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं इनकम टैक्स के बाद सेल्स टैक्स की। सेल्स टैक्स जो होता है, ये टैक्स किस पे लगता है? ये लगता है सेल्स पे। सपोज कोई चीज़ बेचता है, तो फिर उस पे, क्योंकि कोई कंपनी है वो जितनी सेल करेगी तो नेचुरली सेल्स के साथ साथ उसको फिर प्रॉफिट्स भी आएंगे।
तो उसको अलग एक टैक्स लगता है, उसे कहते हैं सेल्स टैक्स। आजकल आपके सिलेबस में वो जीएसटी नहीं है, क्योंकि जीएसटी रिसेंटली आ गया। तो मैं आपको थोड़ा सा क्योंकि ये बहुत सारे टैक्सेस जो हैं जीएसटी में मर्ज हो गए। जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो वो एक जब भी कोई सेल या सर्विस होती है, सपोज रेस्टोरेंट में कोई जाएगा वहाँ पे सर्विस होगी, या होटल में कोई दुकान पे जाएगा कोई चीज़ खरीदेगा वहाँ पे सेल होगी। तो 1% जैसे 8% है या किसी जगह उससे कम है, किसी जगह उससे ज़्यादा है, तो उसमें CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और स्टेट जीएसटी लगता है। तो वो जो है वो अल्टीमेटली पे करना होता है किसको? कंज्यूमर को। क्योंकि ये जो है सर्विस प्रोवाइडर वो उसमें दिखाता है बिल में इतना सेल्स टैक्स हैं, जीएसटी हैं। आजकल जीएसटी दिखाता है क्योंकि आजकल जो सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं उनको वो खुद ही ऐड करते हैं जीएसटी। फिर आपको जो बिल मिलती है उस बिल में नीचे लिखा होता है CGST SGST। सपोज 8% है, 8% और 16%। तो अगर 200 रुपया का आपने सर्विस कंज्यूम की तो 232 रुपया यहाँ पे चढ़ जाएगी बिल। तो वो आप पे करते हैं। दैट मीन्स वो कंज्यूमर जो है, एंड कंज्यूमर, वो पे करता है, वो अमाउंट वही बेयर करता है। लेकिन गवर्नमेंट के पास ये पैसा आ जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि कुछ चीज़ों पे जीएसटी ज़्यादा लगता है, कुछ चीज़ों पे कम लगता है। जैसे पिछली बार आपने न्यूज़ में अगर सुना होगा, 5 स्टार होटल्स पे गवर्नमेंट ने जीएसटी रेज किया हाई। क्यों? आवाज कट के आ रही है। ओके, अब ठीक हो गई? इज इट ओके ना? राइट। तो मैं कह रहा हूं आपको कि पिछली बार गवर्नमेंट ने जो 5 स्टार होटल्स या रेस्टोरेंट्स में कोई खाना खाएगा या कुछ सर्विस अवेल करेगा तो उसके जीएसटी को बढ़ा दिया। मतलब सपोज उसमें जीएसटी सपोज कोई नॉर्मली जाएगा ढाबे पे तो 8% है, तो वहाँ पे 20% लगाया। तो हाँ, आवाज़ आ रही है? ओके, ठहरो, मैं थोड़ा लोकेशन। सेल्स टैक्स होता था या सर्विस टैक्स होता था। तो इसमें जो 5 स्टार होटल्स हैं या जो हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा इम्पोज किया ये टैक्स। क्या आप बता सकते हैं क्यों? सपोज मैंने एग्जांपल दी, कोई ढाबे पे जाएगा वहाँ पे उसको टैक्स लगेगा सपोज 8% फॉर एग्जांपल। कोई 5 स्टार होटल में खाना खाएगा वहाँ पे उसको टैक्स लगेगा 20%। क्यों? क्योंकि सर वहाँ का खाना भी महंगा होगा और जो मतलब 5 स्टार में जाएगा तो उसके पास उतना ही बजट भी होगा। वेरी गुड। जो ढाबे पे जाएगा बस कम बजट होगा। हाँ, दैट इज द लॉजिक। क्योंकि जो 5 स्टार में खाना खाएगा दैट मीन्स उसके पास है एक्स्ट्रा पैसा, तभी वो जाएगा 5 स्टार फैसिलिटी अवेल करने के लिए। तो गवर्नमेंट ये पता रखता है कि इससे हम ले सकते हैं टैक्स, क्योंकि इसके पास पैसा है ज़्यादा, तो लेट हिम पे मोर टैक्स। तो जो बेचारा जाएगा ढाबे पे तो वो अपनी जो फूड की नीड है, खाने की नीड, वो पूरी करने के लिए जाएगा, तो उससे एज सच टैक्स बहुत कम लगता है उन जगहों पे। इसी तरीके से प्रोडक्ट्स पे, सपोज मैं गाड़ियों की बात करूँगा
कुछ व्हीकल्स पे काफ़ी टैक्स इम्पोज किया गया। जो व्हीकल्स लग्जरी व्हीकल्स हैं, सपोज ऑडीज, मर्सिडीज, उन गाड़ियों पे ज़्यादा टैक्स लगता है एज़ कम्पेयर टू सपोज ऑल्टो है या और कोई छोटी गाड़ी है, तो उन पे टैक्सेस कम लगते हैं। क्योंकि जो वो 50 लाख या 70 lakhs की गाड़ी खरीदेगा तो उसके पास है पैसा बहुत, तो ही कैन पे दैट टैक्स। तो जो अब छोटी गाड़ी लाएगा वो अपनी फैमिली की, अपनी ट्रांसपोर्टेशन नीड को फुलफिल करने के लिए लाता है, तो उससे ज़्यादा टैक्स इम्पोज नहीं होता है। तो ये होता है एक्चुअली जो हम बात करते हैं सेल्स टैक्स की, आजकल तो जीएसटी है। तो इसी तरीके से एक और टैक्स होता है जिसे कहते हैं एक्साइज टैक्स। आजकल एक्साइज भी सब्ज्यूम मीन्स मर्ज हो गया है जीएसटी में, क्योंकि जीएसटी जो है, पहले क्या होता था, पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। सपोज सेल्स टैक्स होता था प्लस एक्साइज होता था, इनफैक्ट कस्टम होता था जो एक्स्ट्रा कस्टम होता था, ऑक्ट्रॉय होता था जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स आते थे, फिर वहाँ पे लगा होता था एक चेक पोस्ट पॉइंट, तो वहाँ पे एक टैक्स लगता था, उसे कहते थे ऑक्ट्रॉय। तो ऐसे ऐसे टैक्सेस बहुत होते थे। तो फिर उसमें कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम आती थी, मतलब इतने टैक्सेस को फिर कंप्यूट करना, तो ये ओवरऑल फिर थोड़ा टेडियस जॉब बन गया था। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये सारे टैक्सेस इकट्ठे मर्ज किए गए और इसका जीएसटी में लगाया गया। तो एक्साइज जो होता था वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे लगता था। सपोज कोई मैन्युफैक्चरर है, वो बनाता है कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट, तो फिर उसी हिसाब से जितने वो बनाता था प्रोडक्ट्स, तो उसी हिसाब से उसको एक्साइज टैक्स लगता था। अभी उसने वो सेल नहीं किया होता था, क्योंकि उस वक्त सेल्स टैक्स अलग होता था, एक्साइज अलग होता था। तो पहले मैन्युफैक्चरर जो होता था उससे एक्साइज लगता था, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्शन। अभी भी नहीं आ रही आवाज़? मैंने लोकेशन भी चेंज की थी इसीलिए। ओके, जस्ट अ मोमेंट। अब आ रही है? जी सर। ओके, मैंने सोचा इस कमरे में मत होगी सिग्नल थोड़ा ज़्यादा। तो ये जो हम बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरर की, मैन्युफैक्चरर को टैक्स इम्पोज होता था उसी हिसाब से जिस हिसाब से वो गुड्स प्रोड्यूस करता था। सपोज कोई कारखाना था जो बनाता था स्टील अलमारीज, स्टील वार्डरोब्स, तो मे बी उसको वार्डरोब पर यूनिट के हिसाब से चढ़ता था एक्साइज, कि जितने वो यूनिट्स प्रिपेयर करे उसी हिसाब से उसको एक्साइज टैक्स चढ़ता था। फिर जब वो मैन्युफैक्चरर बेचता था ट्रेडर को, जिसको अब ये अलमारीज बेचने थे, तो फिर वो नेचुरली जब वो उसको बेचता था तो वो अपने कॉस्ट्स में ऐड करता था एक्साइज और उसको बेचता था। फिर जो वो था, वो जब उसको कंज्यूमर को बेचता था तो उसको लगता था सेल्स टैक्स, तो वो उस पर कंज्यूमर को जब वो बेचता था वो अपना सेल्स टैक्स अपने कॉस्ट पे ऐड करता था। फिर उसके बाद अपना मार्कअप जो उसका प्रॉफिट है वो रखता था, उसके बाद वो उसको सेल करता था। तो इस हिसाब से ये चेन फॉरवर्ड होती थी। लेकिन अल्टीमेटली चाहे जो भी था, ये बियर करना पड़ता था एंड कंज्यूमर को, और एंड कंज्यूमर तो वही है जो लास्ट में उसको खरीदता था, तो वही उसकी पेमेंट एक्चुअली सब उसी पे चढ़ता था। सपोज हम कंज्यूमर हैं, तो चाहे मैन्युफैक्चरर ने जो टैक्स दिया, चाहे ट्रेडर ने जो टैक्स दिया, वो उस पर चढ़ता है, तो अल्टीमेटली वो मत जेब से देंगे, वो फिर बियर करता है एंड यूज़र। तो इसी तरीके से एक और टैक्स जो कस्टम्स ड्यूटी की फॉर्म में इम्पोज होता है, तो वो जो कस्टम्स हैं ये लगता है जब कंट्रीज़ के बॉर्डर्स क्रॉस करेगी गुड्स।
जैसे हम बात करते हैं एग्जिम की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जो होती है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में क्या होता है, वहाँ पे एक मुल्क से चीज़ें दूसरी मुल्क में जाते हैं, दूसरे मुल्कों से चीज़ें इस मुल्क में आती है। जब यहाँ से सपोज़ इंडिया से कोई प्रोडक्ट बनेगा और फिर वो अब्रॉड जाएगा, से वो अरब एमिरेट्स में जाएगा, वो अमेरिका जाएगा, वो चाइना जाएगा, तो वो कहलाएगा एक्सपोर्ट। अब अगर सपोज चाइना में कोई चीज़ बनेगा वो इंडिया आएगा, या जापान में कोई चीज़ बनेगा वो इंडिया आएगा, वो कहलाएगा इंपोर्ट। तो ये जो है, ये कस्टम्स ड्यूटी ये होती है इम्पोज, इट इज़ लिवाइड ऑन गुड्स विच आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस countries when it crosses the borders of the countries। तो जो मेनली सपोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल कार्गोज आते हैं, या पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे समंदरी शिप्स के थ्रू माल फॉरेन से आता है या जाता है, तो वहाँ पे ये ड्यूटी लगती है। वहाँ पे बाज़ाब्ता इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ होते हैं जो वहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं कि क्या आ गया माल वहाँ से, तो उस पर वो इम्पोज करते हैं कस्टम्स ड्यूटी। ओके, तो पहले ये बहुत लगता था कस्टम, ये अगर 1992 से पहले की हम बात करेंगे, क्योंकि जो लिबरलाइजेशन हो गई वो 1992 में हो गई, क्योंकि उस वक्त एक ग्लोबल एग्रीमेंट हो गया ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड दैट इज कॉल्ड गेट। तो उस वक्त जो फ्री ट्रेड की बात आ गई, सपोज उस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे जो बात हो गई, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस मिलके उन्होंने बात की, वो कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो दे डिस्कस्ड दैट वी शुड अलाउ ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर्स, वी शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट द ट्रेड विद इन आवर ओन कंट्रीज, ताकि सपोज चाइना का कोई इंडिया में बेचना चाहेगा वो बेच सकता है अपना माल, इंडिया का कोई जापान में अपना माल लेना चाहता है वो ले सकता है। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए एक्साइज को बहुत कम किया गया। नहीं ना, ये एक्साइज नहीं, कस्टम्स को एक्साइज लगता है कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे, कस्टम ड्यूटीज कम की गई, ताकि उससे जो ये इंटरनेशनल ट्रेड है वो फैसिलिटेट हो, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो फैसिलिटेट हो, वो थोड़ा सा मतलब लोग उसमें करने के लिए एनकरेज हो। तो उसके बाद आपने देखा, अगर 1992 से पहले फॉरेन चीज़ कोई खरीदता था वो बहुत महंगा पड़ता था। तो ये सपोज कोई लाता फॉरेन टॉर्च, उसका बहुत महंगी होती थी वो, क्योंकि उस पर कस्टम ड्यूटी चढ़ी होती थी बहुत। आजकल आप देखते हैं, आजकल फॉरेन चीज़ें लोकल चीज़ों से भी सस्ती मिलती हैं। कोई चाइनीज़ टॉर्च लाता है वो 20 रुपये में टॉर्च लाता है, यहाँ की लोकल टॉर्च उससे बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि पोस्ट लिबरलाइजेशन 1992 के बाद कस्टम ड्यूटीज कम हो गई, तो उससे इंटरनेशनल जो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस बढ़ गया और फॉरेन चीज़ें कम का इंसान एफोर्ड कर पाते हैं आजकल फॉरेन चीज़ें। तब बहुत कम लोग फॉरेन चीज़ एफोर्ड कर पाते थे क्योंकि उनकी कीमत ज़्यादा होती थी। तो दिस वाज अबाउट द कस्टम्स ड्यूटी। तो उसके बाद एक और टर्म है जो यहाँ पे है, दैट इज द प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड एक किस्म का, जैसे हम बात करेंगे, एक किस्म का पेंशन फंड ही होता है, क्योंकि ये जो है इसका जो पर्पस है, ये एम्प्लॉइज को, जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं वो
उनको दिया जाता है, मतलब सपोज उनकी सैलरी से थोड़ा सा पैसा काटा दिया जाता है। काटा क्या, वो उनके प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। तो ताकि हर महीने वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोविडेंट फंड में, वो ज़रूरी करना पड़ता है कुछ अमाउंट प्रोविडेंट फंड में, ताकि जब वो उनका जब रिटायरमेंट का वक्त आए तो उस वक्त जब उनको ग्रेचुइटी मिलती है, रिटायरमेंट के वक्त जो पैसा मिलता है, तो उसमें वो प्रोविडेंट फंड का पैसा उस वक्त उनको दिया जाता है, ताकि उस वक्त वो फिर कुछ काम कर सके, बिजनेस कर सके, कुछ लायबिलिटी है फैमिली रिलेटेड वो फुलफ़िल कर सके। तो ये बन जाता है एक लमसम पेमेंट उसको जब वो एग्ज़िट करता है अपनी मुलाजमत से। तो इसमें जो हम बात करते हैं, इसमें बाज़ाब्ता जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे इसके लिए एक डिपार्टमेंट है जो फ़ंड ऑफिस के नाम से जाना जाता है, और वो ऑफिस जो है वो ये हिसाब रखता है, ये अकाउंट मेंटेन करता है एम्प्लॉइज़ के प्रोविडेंट फंड का। जैसे एक बैंक होता है, बैंक में कोई पैसा जमा रखता है, उसी तरीके से ये जो सैलरी का एक हिस्सा है वो एम्प्लॉई के प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। उसका बाज़ाब्ता जीपी फंड उसको कहते हैं, कॉमनली जीपी फंड। जीपी फंड का अकाउंट नंबर होता है, आजकल कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर कोड जनरेट होता है, और उसमें वो पैसा उसको क्रेडिट हो जाता है उस अकाउंट में। फिर उसको जैसे बैंक में इंटरेस्ट चढ़ता है, तो प्रोविडेंट फंड में वो इंटरेस्ट बैंक से थोड़ा ज़्यादा ही होता है, मुझे लगता है आजकल 8% है शायद, तो वो 8% का इंटरेस्ट उसको चढ़ता है साथ साथ, तो वो उसको जमा रहता है वहाँ पे, और बाज़ाब्ता उसको उसका स्टेटमेंट मिलता है कि कितना पैसा आपको इस अकाउंट में है। कभी एम्प्लॉई को ज़रूरत भी पड़ती है, निकाल भी सकता है उसका कुछ हिस्सा, लेकिन मोस्टली ये पैसा इस इंटेंशन से रखा जाता है ताकि जब एम्प्लॉई के रिटायरमेंट का टाइम आ जाए तो उस वक्त उसको ग्रेचुइटी के साथ साथ ये पैसा भी दिया जाए। ओके, so this was about some of the terms that are associated with financial management that you should know, and now you are acquainted with such terminology. So if you are still you want something more to understand which you are not being clearly able to comprehend, you can tell me.